पिछले एपिसोड में आपने सुना कि लंगड़ा आश्रम में रखी हुई सालों पुरानी नागराज की मूर्ति उस आश्रम के मालिक वीरेंद्र को सन्यासी से संसारी आदमी बनाने के बदले उससे 10 लाख रुपए की भेंट मांगती है। साथ ही वो वीरेंद्र को एक तीसरी आंख और उससे जुड़े फायदे जैसे कि लोगों का भविष्य देखने की भी शक्ति देती है। इस सब के फौरन बाद ही वीरेंद्र के साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होने लगती हैं। अब सुनिए आगे। ये कैसा कपड़ा है? वीरेंद्र की नजर जब अपने पांव के नीचे पड़े हुए एक पीले रंग के सूती कपड़े के ऊपर पड़ी तो वो एकदम से हैरान रह गया। वो नीचे झुका और उस कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए बोला, ये कपड़ा तो वही है जो मेरे सपनों में आने वाली लड़की ने अपने सिर पर ओढ़ा हुआ था, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? चौकन्ना होकर इधर उधर ढूंढने पर भी वीरेंद्र को आसपास कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। आज दिन में नागराज की चेतावनी मिली, फिर मेरे सपने में आने वाली लड़की का मेरे सामने आ जाना और फिर अचानक से गायब हो जाना, फिर वो भेड़ियों का झुंड और अब ये कपड़ा। लगता है जिंदगी भर का रोमांच मुझे आज एक दिन में ही मिल जाएगा। चलो फिलहाल इस कपड़े को मैं बाहर ही लटका देता हूं। इतना कहकर वीरेंद्र ने आश्रम के बाहर एक कपड़े लटकाने वाली डोरी पर ही उस पीले रंग के सूती कपड़े को लटका दिया। ना जाने अब कल क्या होने वाला है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तुझे मुझे 10 लाख रुपए की भेंट चढ़ानी पड़ेगी, वरना तू जिंदगी भर नपुंसक बनकर रह जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह आश्रम की सफाई करते वक्त वीरेंद्र के दिमाग में अभी भी उस नागराज की चेतावनी लगातार घूम रही थी। 10 लाख रुपए, इतने पैसे तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे और पता नहीं कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। इस पुराने आश्रम को भला 10 लाख रुपए की भेंट मिलेगी कैसे? क्योंकि मूर्ति के हिसाब से पैसे तो आश्रम में चढ़ाए हुए भेंट की तरह ही मिलने चाहिए। हे भगवान, ये कौन से पचड़े में फंसा दिया तूने मुझे। नागराज की चेतावनी मेरी गर्दन पर तलवार की तरह लटकी हुई है। आश्रम के फर्श पर पोछा लगाते हुए वीरेंद्र ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, क्या है यार कार्तिक, तूने कहा था कि ये ट्रिप हमारी ये जवानी है दीवानी टाइप की ट्रिप होने वाली है, पर पहले तो तूने एंड मोमेंट पर डेस्टिनेशन बदल दी। मनाली से सीधा हिमालय के किसी छोटे और अनजान पहाड़ और इस आश्रम में लेकर आ गया। कार्तिक की दोस्त कृतिका ने हांफते हुए कहा, अरे वही बातें तो याद आती हैं कृतिका। मुझे ना फेमस जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये जो अनजान ऑफबीट जगह होती है ना, मुझे लगता है कि इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ खास होता है। कार्तिक ने अपने इरादे साफ करते हुए कहा, अबे कुछ खास नहीं है ये जगह, पागलपन है बस। दोस्त मयंक ने भी कार्तिक की बात पर फौरन जवाब दिया, लंगड़ा आश्रम, ये कैसा नाम होता है? अचानक तभी कृतिका बोल पड़ी। कृतिका, कार्तिक और मयंक, ये 3 दोस्त एक पहाड़ चढ़ते चढ़ते वीरेंद्र के लंगड़ा आश्रम तक पहुंच चुके थे। जरा सोचो, जब इस आश्रम का नाम ही इतना अनोखा है तो पता नहीं यहां पर रहने वाले लोग कैसे होंगे। मयंक ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, ये किसकी आवाज है? उन तीनों की बातें सुनकर अचानक सन्यासी वीरेंद्र के कान खड़े हो गए। ये इलाका तो इतना सुनसान रहता है, भूले भटके से यहां कभी कभार कोई बस परिंदा ही आता है, तो फिर आज ये लोगों के बात करने की आवाज यहां कैसे आ रही है? तभी उसे फिर से आवाज आई, हेलो, कोई है यहां पर? हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या कोई है अंदर? कहने को तो ये एक आश्रम है, लेकिन कितना ज्यादा सुनसान है। यहां पर तो कोई सन्यासी या बाबा टाइप भी नजर नहीं आ रहा। कृतिका बोली, सुनसान? मुझे तो यहां पर बहुत शांति लग रही है, मतलब सुकून जैसा। अगर मेरी बात मानो तो हम लोग आज रात यहां पर रुक करके आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। कार्तिक ने उत्साह दिखाते हुए कहा, क्या आराम यहां पर? बिल्कुल भी नहीं। तुम हालत देख रहे हो इस खंडर की? कितना गंदा और बेकार सा आश्रम है ये। और वैसे भी ये आश्रम और ये सन्यासी टाइप के लोग कुछ ठीक नहीं लगते मुझे।
ये लोग बस ढोंगी होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बस। मयंक ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। मयंक की ये बातें सुनकर सन्यासी वीरेंद्र ने मन ही मन गुस्सा करते हुए कहा, अच्छा बच्चू, लंबी नाक वाले आदमी मेरे आश्रम में आकर ये बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद कहीं का भगवान हो। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं सन्यासी बनने की राह पर नहीं होता ना तो 1 मिनट में तुझे सबक सिखा देता। तभी ग्रुप में मौजूद लड़की कृतिका ने कहा, हाँ मयंक, माना कि तुम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे कार्तिक की बात ठीक लग रही है। यहां रुकने में कोई बुराई नहीं है। इसी पल वीरेंद्र अपना गला साफ करते हुए बाहर आ गया और वो तीनों दोस्त फौरन उसकी ओर देखने लगे। कौन हो तुम लोग और यहां क्या करने आए हो? वीरेंद्र ने कड़क आवाज में पूछा। हे हेलो सर, हम लोग यहां पर कैंपिंग करने के लिए आए थे। क्या आप यहां के मालिक हैं? कार्तिक ने आगे बढ़कर पूछा। तभी वीरेंद्र ने अपनी कमर के पीछे हाथ रखकर कहा, हां, मैं एक सन्यासी हूं और इस आश्रम का मालिक भी हूं। फिर कार्तिक ने हल्की आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओह आई सी। दरअसल हम लोग काफी दूर से पहाड़ चढ़ते हुए आए हैं, इसीलिए क्या हम थोड़ी देर के लिए आपके आश्रम में रुककर आराम कर सकते हैं? यह सुनकर वीरेंद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। आराम? लड़के, ये आश्रम है, कोई होटल नहीं जहां तुम आकर आराम कर सकते हो। यह सुनकर कार्तिक का चेहरा उतर गया, लेकिन तभी सन्यासी वीरेंद्र के दिमाग में एक तरकीब आई। वैसे तुम तीनों एक काम कर सकते हो, इन मिट्टी के दियों को देख रहे हो, इनको जलाकर तुम लोग कुछ देर आश्रम में ही बैठकर ध्यान कर सकते हो और अपने शरीर के साथ एक बंधन बना सकते हो। वीरेंद्र ने फिर मन ही मन कहा, हां, ये तरकीब काम करेगी। अगर ये लोग मेरे दिए खरीदेंगे तो आश्रम के लिए कुछ कमाई हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही मयंक ने फौरन वीरेंद्र की कही बात पर जवाब देते हुए कहा, देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना, ये सन्यासी टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें बस लोगों से पैसे ऐंठना आता है। तुमने ठीक कहा मयंक, किसी की मदद करना तो दूर की बात, ये लोग हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। चलो कार्तिक, अब हम लोग यहां पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। कृतिका ने भी आश्रम के खिलाफ अपना मन बना लिया, लेकिन वीरेंद्र को इसी समय कृतिका को देखकर बड़ी हैरानी हुई। बिल्कुल वैसे ही सुर्ख लाल गुलाब की पंखुड़ी जैसे मुलायम होठ। वीरेंद्र की नजरें इस वक्त कृतिका के होठों पर टिकी हुई थी। इस लड़की के होठ तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे सपने में आने वाली लड़की के होते हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लड़की वही है? वीरेंद्र ने हैरान होकर अपने आप से सवाल किया। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये लड़की मेरे सपनों में आने वाली लड़की कैसे हो सकती है? लेकिन क्या पता, हो भी सकती है। वैसे भी कल से मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। वीरेंद्र अपना सिर खुजलाने लगा। कुछ करना पड़ेगा मुझे, कोई तो तरीका होगा इस बात को पक्का करने का कि ये लड़की मेरे सपनों में आने वाली लड़की है या नहीं। तभी वीरेंद्र को कुछ याद आया। हां, याद आया, तिल। उस लड़की की कमर पर तिल था। अगर मुझे इस लड़की की कमर पर भी वो तिल नजर आ गया तो इसका मतलब ये लड़की मेरे सपनों में आने वाली लड़की ही है। वीरेंद्र उस लड़की की कमर की ओर देखते हुए तिल को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्योंकि कृतिका की कमर उसके कुर्ते से ढकी हुई थी, इसलिए कुछ भी देख पाना मुश्किल था। तभी अचानक वीरेंद्र को अपने सिर में कुछ झंझनाहट सी महसूस हुई और एकदम से उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आ गया। चलो कार्तिक, यहां से अब हम यहां पर एक पल नहीं रुकेंगे। इतना कहकर कृतिका जैसे ही सीढ़ियों पर से उतरी तो उसका पैर फिसल गया और वो आश्रम की 52 सीढ़ियों पर से लुढ़कते हुए नीचे गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि वो अपनी खुली आंखों से असलियत नहीं बल्कि एक आने वाला पल यानी कि भविष्य देख रहा है, जो अब तक हुआ ही नहीं है। इसका मतलब नागराज की मूर्ति ने ठीक ही कहा था, मेरे अंदर सच में भविष्य को देखने की शक्ति आ गई है। वीरेंद्र मन ही मन हैरान हो रहा था। चलो कार्तिक, तुम क्या सोच रहे हो? कृतिका कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए घसीटकर उसे साथ ले जाने लगी।
पर भविष्य जानने वाले वीरेंद्र ने एकदम से उन्हें रोक लिया। अब 1 मिनट रुको। अब क्या है? बोला ना हमने कि हमें नहीं रुकना यहां पर। मयंक ने चिढ़कर कहा। देखो, मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा, बस इतना कह रहा हूं कि इन सीढ़ियों से संभल कर उतरना, और खासकर तुम लड़की। वीरेंद्र ने कृतिका की तरफ नजरें करते हुए कहा। क्या मतलब तुम्हारा? ये नॉर्मल सी सीढ़ियां ही तो है, इसमें इतना ध्यान से उतरने की क्या जरूरत है? कृतिका ने जवाब दिया। जरूरत है, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कि नहीं, रुक जा। वीरेंद्र कृतिका को अपने आभास के बारे में बताने ही वाला था कि अचानक से नागराज की मूर्ति की आवाज ने उसे रोक दिया। तू किसी इंसान का भविष्य देख सकता है, लेकिन तू उस इंसान को अपनी शक्ति के बारे में बता नहीं सकता। उस इंसान को इस बात के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने उनके भविष्य का आभास कर लिया है। अपने मन में नागराज की चेतावनी सुनकर वीरेंद्र थोड़ा झिझक गया, और फिर बात को पलटते हुए वो बोला, देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सीढ़ियां थोड़ी फिसलन वाली हैं। अक्सर लोग इन पर से उतरते वक्त गिरते गिरते बचते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि ध्यान से उतरना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आश्रम में आकर किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचे। यह सुनकर वो सब एक अजीब सा चेहरा बनाने लगे, और मयंक ने कहा, गाइस, चलो यहां से। मुझे तो आश्रम की तरह यहां का मालिक भी कुछ अजीब सा लग रहा है। और फिर तीनों वहां से जाने लगे। बेवकूफ गधा कहीं का, पता नहीं क्या समझ रहे अपने आप को। एक तो मैं उसकी दोस्त की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और यह है कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। वीरेंद्र ने उसे मन ही मन सुनाते हुए कहा। वहीं तीनों लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उन्हें देखकर वीरेंद्र की जान सूख रही थी। अरे 1 मिनट, मैं अपनी पानी की बोतल तो वहीं छोड़कर आ गई। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद कृतिका को एकदम से याद आया। एक काम करो, तुम दोनों चलो, मैं बोतल लेकर आती हूं। इतना कहकर कृतिका वापस ऊपर चढ़ने लगी। वीरेंद्र की नजरें अब भी कृतिका पर ही टिकी हुई थीं, और उसके आसपास ही रहने के लिए वीरेंद्र वहीं सीढ़ियों के पास आकर सफाई करने का नाटक करने लगा। कृतिका ने आकर जल्दी से अपनी बोतल उठाई और वापस सीढ़ियों की ओर जाने लगी। लेकिन वीरेंद्र पर एक नजर डालते हुए कृतिका ने अपने सामने एक पत्थर को नोटिस ही नहीं किया, और वो पत्थर पैर पर लगते ही उसका पैर मुड़ गया। कृतिका की चीख निकल गई। कृतिका का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे सीढ़ियों की ओर गिरने लगी। लेकिन तभी मौके पर वीरेंद्र ने हीरो की तरह एंट्री ली और फौरन कृतिका का हाथ पकड़ लिया और जोर से उसे अपनी ओर खींच लिया। पकड़ लिया, वीरेंद्र ने उसे बचाते हुए कहा। कृतिका अब सीधे वीरेंद्र की बाहों में आ गई थी। कृतिका को बाहों में लेते ही वीरेंद्र के बदन में करंट सा दौड़ गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को छुआ था, इसीलिए वो कृतिका की आंखों में ही देखता रह गया। उन दोनों के बीच में इस वक्त बहुत ही कम फासला था, इतना कम कि वीरेंद्र कृतिका की सांसों की गर्मी को महसूस कर सकता था। लेकिन कृतिका की कमर पर तिल है या नहीं, ये वो अभी भी देख नहीं पा रहा था। कृतिका, तू ठीक तो है ना? अचानक उसका दोस्त मयंक चिल्लाते हुए कृतिका की तरफ आया। क्या वीरेंद्र इस तिल का कंफ्यूजन हल कर पाएगा? क्या वो पता लगा पाएगा कि कृतिका ही उसके सपनों वाली लड़की है या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए